नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है बुजुर्गों का सम्मान। आज करण अपने बाबूजी के जन्मदिन पर 3 महीने बाद घर वापस आ रहा था। इसलिए बाबूजी को देखने के लिए 3 महीने से आंखें तरस गई थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। हाँ बेटा, बोलो। पापा, दादा। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ आज दादाजी का जन्मदिन है। उनके लिए आज बहुत बड़ा सरप्राइज है। पर तुम अपनी माँ को मत बोलना और ना ही दादाजी को बताना। करण ने अपने 4 साल के बेटे से कहा। पर दादाजी तो। उस बच्चों की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और फोन कट गया। करण अपने पिता के लिए कश्मीरी शॉल, जूते, जलेबी, जो जो उनको पसंद का था सब पैक करवा लिया और बाबूजी के रूम के लिए एक बड़ा सा टीवी खरीदा। बाबूजी को टीवी देखने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी और मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बाबूजी ने अपनी इच्छाओं को मन के किसी कोने में दफन कर दिया था। वह आज अपने पिता की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। उन्हें वह हर खुशियां देना चाहता था जिनका उन्होंने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए त्याग दिया था। कितना खुश होंगे बाबूजी आज 3 साल बाद करण को सरप्राइज के साथ देखकर। यह सोचकर ही करण की आंखें गीली हो गई। करण ने बस से सामान उतारकर एक रिक्शे में रख दिया। कहाँ जाना है बाबूजी? आपको पहले ही बता दीजिए। अब इस बुढ़े से ज्यादा दूर रिक्शा नहीं चलाई जाती। करण के कानों में जैसे ही यह आवाज पड़ी, उनके पैरों तले जमीन सरक गई और अनायास ही मुंह से निकल पड़ा। यह आवाज तो बाबूजी की लग रही है। उसने पलटकर देखा तो अपने पिता को इस हालत में देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। बाबूजी, आप यहाँ? बेटे को सामने देखकर पिता भी फूट फूट कर रोने लगे। तो करण ने छोटे बच्चों की तरह अपने पिता को गले से लगा लिया। उसने एक बार भी बाबूजी से उनकी हालत का कारण नहीं पूछा। जानता हूँ रोशनी बाबूजी को ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन वह इतना गिर जाएगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। करण अपने पिता को घर लेकर पहुंचा तो देखा रोशनी अपनी सहेलियों के साथ कैरम खेलते हुए बोली। अच्छा किया ना, मैं तुम सबके कहने पर उस बुड्ढे को घर से निकाल दिया। अरे, बेटा आएगा तो कह दूंगी तीर्थ यात्रा पर गया है। इतना कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि तभी करण की आहट सुनकर रोशनी हकलाते हुए बोली। अरे आप कब आए? बाबूजी कहाँ हैं? करण ने गुस्से में बोला। रोशनी शक पकाते हुए बोली। बाबूजी? बाबूजी तो दीनू काका के साथ वृंदावन गए हैं। कह रहे थे कि 2-4 दिन में लौट आएंगे। रोशनी को झूठ बोलता देख करण खींचकर 2 तमाचे रोशनी के गाल पर जड़ दिए। तो रोशनी की सहेलियां भी, जो अब तक ठहाका लगाकर उसके बाबूजी का अपमान कर रही थी, वह भी एक एक करके चुपचाप वहां से 9-2-11 हो गई। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? जगमोहन जी को घर में देखकर दोनों बच्चे दौड़ते हुए जाकर दादाजी के गले से लिपटकर रोने लगे। करण गुस्से में रोशनी के बाल पकड़कर दांत पीसते हुए बोला। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बाबूजी को घर से निकालने की? बेटा, बहू को कुछ मत बोलो। यह तो सब मेरे कर्मों का ही लेखा जोखा है जो मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। तुम मेरी वजह से अपनी गृहस्थी खराब मत करो। मैं जैसा भी हूँ वही ठीक हूँ। कम से कम मुझे अपने जैसे लोग तो वहां मिल जाते हैं जो अपना एक दूसरे के साथ दुख बांट लेते हैं। इतना कहकर जगमोहन जी वहां से जाने लगे तो करण ने बाबूजी का रास्ता रोक लिया और उनके कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। बाबूजी, मत जाइए मुझे छोड़कर। माँ के बाद अब क्या आप भी मुझे अनाथ करना चाहते हैं? करण ने गुस्से में रोशनी का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे के बाहर निकालकर बोला। जो औरत मेरे बाबूजी की इज्जत नहीं कर सकती
उनका ध्यान नहीं रख सकती, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, समझी तुम? इतना कहकर करण ने दरवाजा बंद कर लिया। बच्चे दादाजी को फिर से अपने कमरे में ले गए और उनके साथ खेलने लगे। करण हॉल में सोफे पर धम से बैठ गया और पर्स में से अपनी माँ की तस्वीर निकालकर देखते हुए रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मेरे होते हुए बाबूजी की ऐसी हालत हो गई। करण को उसके पिता ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ तो जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी थी। जगमोहन जी ने कभी भी करण को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बचपन में उसके नहलाने धुलाने से लेकर जवानी तक इस पढ़ाई लिखाई और कामयाबी की हर एक सीढ़ी चढ़ने में उसका कदम कदम पर साथ दिया। एक बार जगमोहन जी की बहन बचपन में कहा भी था कि भैया मुझे करण को दे दो, मैं इसका ख्याल रख लूंगी, आप माँ की कमी पूरी नहीं कर पाएंगे, या फिर एक आया लगा दीजिए जो करण का ध्यान रखे। लेकिन जगमोहन जी ने ना अपने बेटे को बहन को दिया और न ही आया को रखा। करण पढ़ लिख कर कामयाब हो गया तो जगमोहन जी ने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करा दी। लड़की देखने में अच्छी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ साल बाद ही वह अपने रंग दिखाने शुरू कर देगी। करण की शादी को 7 साल हो गए थे। रोशनी की गोद में 2 बच्चे भी आ चुके थे। दोनों बच्चे दिन रात दादा दादा करके जगमोहन जी से ही लिपटे रहते, लेकिन रोशनी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने बच्चों को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई कि वह दोनों बच्चे भी अपने दादा से नफरत करने लगे थे। अभी कल की ही बात है, सोचते सोचते करण ख्यालों में खो गया। अरे बाबूजी, कहाँ मर गए? समझ में नहीं आता है कि जब भी इन्हें आवाज लगाओ एक बार में तो कभी सुनते ही नहीं है। वैसे तो घर में इधर उधर घूमते ही रहते हैं, और क्यों न घूमे, खाने की खुशबू जो इन्हें खींच लाती है, पर जब जरूरत पर इन्हें ढूंढो तो न जाने कहाँ लापता हो जाते हैं। पतीले में थोड़ा सा दूध था तो मैंने सोचा काम वाली के साथ उनके लिए भी इसी बर्तन में चाय बना देती हूँ, और अगर यह चाय बर्बाद हुई तो मुझसे बुरा उनके लिए कोई नहीं होगा। फिर मांगते रहेंगे चाय, मैं तो नहीं देने वाली हूँ। बाबूजी कहाँ चले गए? चाय ठंडी हो रही है, पीना है तो पी लीजिए, मुझे और भी काम है। रोशनी अपने ससुर जगमोहन जी को आवाज लगाती है। शनिवार का दिन था, बच्चों के स्कूल में छुट्टी थी। बच्चे टीवी देख रहे थे। तभी जगमोहन जी अपने पोते पोती के कमरे में आकर बोले, बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ बगीचे में, देखो कितनी अच्छी हवा बह रही है और कितने नए नए फूल खिले हैं। उन फूलों के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। बच्चे गुस्से में बोले, दादाजी हमें नहीं जाना आपके साथ बगीचे में, और आपको कितनी बार कहा है जब हम खेल रहे हैं तो आप हमें डिस्टर्ब मत किया करो। आप जाकर अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते हैं? हर वक्त आप हमें परेशान करते रहते हैं। मम्मी, ओ मम्मी, देखो ना दादाजी हमें परेशान कर रहे हैं। सोनी और मोनू अपनी माँ रोशनी से अपने दादाजी की शिकायत करते हैं। रोशनी हाथ में मोबाइल लेते हुए आई और बोली, क्या बात है बाबूजी, आपसे एक जगह बैठा नहीं जाता? इतनी देर से चाय के लिए आवाज लगा रही थी और आप यहाँ बच्चों के कमरे में हैं। जब देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ खेल रहे हैं तो क्यों परेशान कर रहे हैं? वह आपके साथ क्या गुल्ली डंडा खेलेंगे या बूढ़ों की कहानी सुनेंगे? मन नहीं लगता है तो घर के बाहर क्यों नहीं जाते हैं? एक तो घर के कामकाज नहीं होते और शाम होते ही आप परेशान करने लगते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ, तो जानबूझकर आप बच्चों को परेशान करते हैं ताकि वो मुझे मेरी माँ से बात ही नहीं करने दे। आखिर आप चाहते क्या हैं? जगमोहन जी बोले, बहू मैं पूरे दिन अपने कमरे में ही बैठा रहता हूँ,
अन्य दिनों में तो मैं बच्चों से इसलिए कुछ नहीं कहता कि स्कूल के गृह कार्य से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती होगी। बेचारे बच्चे परेशान रहते हैं। आज शनिवार है, तो आज तो बच्चों की छुट्टी है। मैंने सोचा थोड़ी देर बच्चों से बातें कर लेता हूँ। रोशनी बोली, जब बच्चे आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? जगमोहन जी बोले, जब तुम्हारी सास जिंदा थी, कहती थी मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं होता। आज देखो समय का पहिया कैसे घूमा। आज मेरे लिए किसी के पास वक्त नहीं है। पूरा जीवन सबके लिए कमाने और उनको खुश रखने के सामान जुटाने में बिता दिया, यह सोचकर कि उनके बच्चों के साथ अपना बचपन जीऊंगा। पर देखो मेरे ही घर में मेरा ही अस्तित्व बिखर रहा है। रोशनी बोली, मन नहीं लगता है तो घर के काम क्यों नहीं करते हैं? बस सब्जी और दूध लाकर रख देते हैं, उसके बाद हाथ समेट कर आप बैठ जाते हैं। अरे कम से कम जाले वाले साफ कर दीजिए, और कुछ नहीं तो बगीचे में झाड़ू लगा दीजिए। पर नहीं, आपके हाथों में दर्द होने लगेगा, तो जो करना है कीजिए। इतना कहकर वह बच्चों के लिए मैगी बनाने चली गई। जगमोहन जी बोले, बहू अब रसोई में जा रही हो तो एक कप चाय ही पिला दो। रोशनी रसोई से बोली, वहां टेबल पर 5 रुपए का सिक्का है, वह ले लीजिए और जाकर नुक्कड़ पर या स्टेशन पर जाकर चाय पी लीजिए। दूध खत्म हो गया है। जगमोहन जी ने अपनी टूटी हुई छतरी बगल में दबाई और निकलने लगे। तभी उनका बेटा करण शनिवार की ड्यूटी खत्म करके घर जल्दी लौटा। अरे बाबूजी, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? जगमोहन जी बोले, बेटा तुम जाओ, थोड़ा बहू। और जगमोहन जी की आंखें भर आई। उन्हें लगा जो उन्होंने अपने बेटे को संस्कार दिए थे वह वापस अपने पिता को दे रहा है। इससे ज्यादा एक बेटा अपने पिता के लिए क्या करेगा, और पिता को इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। जगमोहन जी मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकले और सोचने लगे, जब करण कॉलेज जाता था, अपनी जेब खर्च के लिए हमसे पैसे मांगते समय बहुत हिचकिचाता था, क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। जब मोहन जी एक दुकान पर काम करते थे और किसी तरह घर का खर्चा चलाते थे। रोशनी का स्वभाव तो सबको पता था। वह हर वक्त ससुर जी के खिलाफ करण के कान भरती रहती थी। उससे और उसके बच्चों को बड़े बुजुर्गों का टोकना और गलत और सही का भेदभाव समझना बिल्कुल पसंद नहीं था। सोनी और मोनू भी कभी जगमोहन जी के कमरे में नहीं जाते थे, ना ही उनके साथ कभी बातें करते थे। और करण को तो दफ्तर से लौटते लौटते इतनी देर हो जाती थी और वह इतना थक जाता था कि खाकर सो जाता था। कभी कभी पिता से तो हालचाल भी नहीं ले पाता था। न जाने यह कौन से काका हैं जिसके बारे में अक्सर जगमोहन जी करण को बताते हैं और उनका नाम लेकर वह घर से निकल जाते हैं। करण को एक रोज शंका हुआ कि पिताजी को घर में मन क्यों नहीं लगता है। अक्सर वह काका के पास जाने की बात क्यों करते हैं। यही सब सोचकर वह उस रोज जगमोहन जी के पीछे पीछे चलने लगा। आगे चलकर उसे बहुत हैरानी हुई, क्यों किसी काका के घर न जाकर स्टेशन के पास एक पेड़ के नीचे एकांत में उसके सहारे घंटे भर बैठे रहते थे। करण कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। करण ने पलटकर देखा तो पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। क्या हुआ बेटा, क्या देख रहे हो? वह यहाँ अक्सर आते हैं, उस पेड़ के सहारे बैठे रहते हैं और ढलती हुई शाम को देखते हैं, और न जाने उस पेड़ को शकुंतला कहकर कितनी ही बातें करते हैं। और जब मन उनका हल्का हो जाता है तो वह वापस लौट जाते हैं। करण ने उन्हें आश्चर्य से देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति बोले, यह अकेले नहीं है,
ऐसे कितने ही माता पिता तुम्हें स्टेशन पर या पार्क में अकेले बैठे दिखेंगे। करण बोला, मगर क्यों काका, वह यहाँ अकेले क्यों बैठते हैं? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जब हम बुजुर्गों को घर में प्यार और सम्मान नहीं मिलता है और अकेलापन हमें खाने को दौड़ता है, तब हम घर से किसी अपने की तलाश में बाहर भटकते हैं। करण बोला, पर जिसका परिवार होता है वह क्यों इधर उधर भटकेंगे? बुजुर्ग हंसकर बोला, बेटा, परिवार होने के बाद भी अगर उन्हें समय ही ना कोई दे तो अपना समय वह कहाँ काटेंगे? तो यहाँ बेचारे चले आते हैं। वैसे तुम्हें पता है, बुढ़ापे में इंसान का मन बच्चों जैसा हो जाता है। उस समय उन्हें प्यार और सम्मान के साथ परिवार के साथ की जरूरत होती है, जो परिवार के सदस्य समझ नहीं पाते। उनके लिए माँ बाप एक पुराने सामान की तरह हो जाते हैं, जिस पर उनका कभी ध्यान ही नहीं जाता है। बच्चे सोचते हैं माँ बाप ने अपनी जिंदगी जी ली, तो अब उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। बाहर अपने साथ ले जाने से कतराते हैं। बात करना तो दूर, उनकी राय भी उन्हें अच्छी नहीं लगती है। जबकि बुजुर्ग अपनी राय और अनुभव से अपने बच्चों को जीवन में आने वाले संकटों से बचाने का उपाय बताते हैं। चलो, मैं भी चलता हूँ। आज मेरा समय भी कट गया, कल की कल देखेंगे। इतना कहते हुए वह चुपचाप वहां से चले गए। करण भी वहां से चुपचाप घर आ गया। घर जाकर अकेला बैठा था। तभी जगमोहन जी घर में प्रवेश करते हैं। बेटे को देखकर मुस्कुराए। बच्चों और बहू की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देखा, पर घर के किसी सदस्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चे आपस में खेल रहे थे, टीवी देख रहे थे। वही रोशनी फोन पर अपनी माँ से इधर उधर की बातें कर रही थी। जगमोहन जी की किसी को कोई चिंता नहीं थी, मानो उस घर में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। घर में बहू पोता पोती सब है, पर यहाँ देखकर भी उन्हें अनदेखा कर रहे थे। करण को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने मन में कुछ सोचा और उसने निश्चय किया कि अब वह भी किसी से बात नहीं करेगा। फिर क्या, उस दिन से उसने अपने बच्चों और पत्नी से बात करना छोड़ दिया और एक दूरी बनाकर रहने लगा। काम पर जाता, लौट कर आता और चुपचाप अपने कमरे में काम करने बैठ जाता। बच्चे और पत्नी बात करने की कोशिश भी करते तो वह इशारे से कुछ बहाना बनाकर जवाब नहीं देता था। 3-4 दिन तक ऐसा ही चलता। फिर बच्चे और पत्नी उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसके व्यवहार का कारण पूछने लगे। तब करण ने बड़े प्रेम से अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला, सोनी और मोनू, मैंने 3-4 दिन तुम लोगों से बात नहीं की, तो तुम्हें कितना बुरा लगा और तुम लोग परेशान हो गए। यह सोचो, दादाजी तुम लोगों के साथ रहते हैं, पर तुम लोग उनसे बात भी नहीं करते हो। उन्हें कैसा लगता होगा? बच्चे अपनी माँ की तरफ देखने लगे और बोले, अरे पापा, हम दादाजी से क्या बात करें? उन्हें घर में अकेले बैठे मन नहीं लगता है, इसलिए तो मम्मी उन्हें कुछ ना कुछ काम ही देती रहती हैं और वह कहते हैं उनसे कोई काम ही नहीं हो पाता है। आप दादाजी को वापस गांव क्यों नहीं भेज देते? करण बोला, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे दादाजी के साथ अब गांव में ही जाकर रहूंगा। वह मेरे पापा हैं, मुझे तो उनका ख्याल रखना ही होगा। बच्चे बोले, नहीं नहीं, तब तो दादाजी को भी यहीं रखो और मम्मी, आप भी दादाजी का ख्याल रखो, वरना जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं अगर आपके साथ ऐसा करूंगा तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन रोशनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। करण को कंपनी की तरफ से 3 महीने के लिए विदेश भेज दिया गया था। जरूरी था उसका जाना,
वरना वह कभी नहीं जाता। करण के जाते ही 10 दिन बाद एक छोटी सी गलती के कारण रोशनी ने जगमोहन जी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। यह कहा कि जब बेटा वापस आ जाए तब अपनी यह मनहूस शक्ल लेकर आना, तब तक मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती। बहू की बातों से जगमोहन जी की आंखों में आंसू आ गए और वह नम आंखों से वहां से चले गए। किसी को उन पर तरस आया और उन्होंने रिक्शे का काम पकड़ लिया। रोज सुबह से शाम तक रिक्शे का बोझ ढोते और शाम को ढक कर इस रिक्शे में सो जाते हैं। लेकिन इधर करण को क्या पता था कि उसके जन्मदाता ऐसे सड़क पर उसे रिक्शा चलाते हुए दिखेंगे। जिस उम्र में बच्चों को अपने माँ बाप का बोझ ढोना चाहिए, वही आज मेरे बाबूजी इस उम्र में दूसरों का बोझ खींच रहे थे, वह भी रोशनी के कारण। सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई और न जाने कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। वह पूरी रात हॉल में सोफे पर सोता रहा। जगमोहन जी सुबह अपने कमरे से निकले। बेटे को हॉल में सोता देख उसके सिर पर आशीर्वाद भरे हाथ रखा और दरवाजा खोलकर शहर के लिए जाने लगे कि तभी उन्होंने देखा उनकी बहू रोशनी दरवाजे पर ही बैठी रो रही थी। शायद पूरी रात वह दरवाजे पर ही बैठी रही। जगमोहन जी को देखते ही रोशनी उनके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोली, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, जो मैंने अपने पिता समान ससुर का इतना अपमान किया। भगवान को मुझे नरक में भी जगह नहीं देंगे। आप तो जानते हैं, भैया भाभी विदेश गए हैं, माँ बाबूजी सब ने मेरा साथ छोड़कर जा चुके हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगी। जगमोहन जी को अपनी बहू पर तरस आया और उन्होंने उसे माफ किया और अंदर जाने को कहा। लेकिन करण गुस्से में बोला, नहीं बाबूजी, आप इसे माफ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर यह दोबारा से वही व्यवहार करेंगी, यह कभी नहीं सुधरेगी। इतना कहकर करण रोशनी को घर से बाहर निकालने लगा तो जगमोहन जी ने बेटे के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और बोले, अभी इस घर में मैं बड़ा हूँ, इस घर के फैसले लेने का हक मेरा है। तुम कौन होते हो मेरे फैसले के बीच में बोलने वाले। पिता के एक थप्पड़ से करण चुपचाप खड़ा हो गया और बोला, जी बाबूजी, पर इसने जो आपके साथ किया उसके लिए इसे माफ कर देंगे। जगमोहन जी भी रोशनी को माफ नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह जीते जी अपने बेटे की गृहस्थी भी उजाड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहू को माफ किया और सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। रोशनी ने भी करण से माफी मांगी और रोते हुए अंदर कमरे में चली गई। जगमोहन जी ने बेटे को बैठाकर बहुत समझाया तो अंदर जाकर करण ने बड़े प्यार से रोशनी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, रोशनी, सुनो, तुमने हमारे बच्चे, हमारे भविष्य के लिए क्या सोच रखा है। आज तुम्हारे बच्चे इतने छोटे हैं और उनकी इतनी सी बात तुम्हें कितनी बुरी लगी, और तुम एक बार भी बाबूजी से सम्मान तो छोड़ो, प्यार से बात तक नहीं करती हो। सोचो उन्हें कैसा लगता होगा। अपनी माँ से तुम घंटों बातें करती रहती हो, तो क्या मेरे बाबूजी के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल समय नहीं है। मेरे बाबूजी भी मुझे जान से प्यारे हैं, जैसे कि तुम्हारी माँ है। जगमोहन जी के स्टेशन पर जाकर अकेले बैठने की बात करण ने उसे बताना सही नहीं समझा, क्योंकि उसकी आंखों में शर्मिंदगी के एहसास दिख रहे थे और सबको अपने बुरे व्यवहार पर खेद था। तो करण ने
उम्मीद की कि अब शायद उसके पिता के साथ उसके साथ में अपरिचित जैसा व्यवहार नहीं होगा। रोशनी ने दोनों बच्चों को जाकर समझाया, बच्चों, तुम्हारे दादाजी तुम लोगों को बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें पता है दादा दादी नाना नानी के पास कितने किस्से कहानियां होते हैं और जिन सवालों के जवाब तुम्हें किताबों में नहीं मिलेंगे उनके जवाब भी तुम्हारे दादाजी के पास होते हैं और कुछ सवाल तो चुटकियों में हल कर देते हैं। तो तुम दोनों को भी उनसे सीखना चाहिए। कुछ देर बाद जब जगमोहन जी लौट कर घर आए तो दोनों बच्चे उनमें चिपक गए और बोले, दादाजी चलो ना हमारे साथ खेलो, आज हमारी छुट्टी है और उसके बाद रात में आप हमें किस्से सुनाना। पापा कहते हैं आपके पास किस्से कहानियों का खजाना है। सोनी बोली, हाँ दादाजी, आप बहुत अच्छे हैं और आप हमें अच्छी अच्छी बातें भी सिखा सकते हैं। चलो ना हमारे साथ। बच्चों की बातें सुनकर जगमोहन जी की आंखें भर आई और वह बच्चों को प्यार करने लगे। फिर क्या था, अब तो रोज किस्से कहानियों का दौर चलता था और बच्चों के गृह कार्य को पूरा करने में जगमोहन जी मदद किया करते थे। रोशनी शाम होते ही कुछ न कुछ बनाकर चाय के साथ जगमोहन जी को देती तो वह कहते, बहू थोड़ा रुक जाओ, करण आता होगा, फिर हम सब मिलकर एक साथ चाय पिएंगे। वह दिन और आज का दिन घर का पूरा माहौल बदल गया। अब घर में कोई अकेलापन महसूस नहीं करता था। सब हंसते खिलखिलाते थे। एक रोज करण हंसते हुए जगमोहन जी से बोला, बाबूजी आप कुछ भूल रहे हैं। जगमोहन जी ने कहा, क्या भूल रहा हूँ? करण बोला, बाबूजी कितने दिन हो गए आप काका के घर नहीं जाते हैं, वह आपका इंतजार करते होंगे। जगमोहन जी एक पल को रुके, फिर बोले, नहीं बेटा, काका को अपने घर में रहने दो। मेरा घर मेरे लिए स्वर्ग है, अब मुझे कहीं नहीं जाना। करण मुस्कुराकर चुप हो गया। दोस्तों, यह एक जगमोहन जी की कहानी नहीं है, बल्कि आधे से ज्यादा घरों में बुजुर्गों की यही हालात है। इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ प्यार से बात करें और उन्हें सम्मान दें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दें। धन्यवाद।